वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा एनसीईआरटी 11th का अध्याय 15 है, जो जूलॉजी पार्ट में आता है, शरीर द्रव्यता परिसंचरण। हम इसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ। अब तक आप यह सीख चुके हैं कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण व अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। ऊतकों को सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का लगातार निष्कासन आवश्यक है। अतः इन पदार्थों के कोशिकाओं तक चलने हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक था। विभिन्न प्राणियों में इस अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए हैं। जैसे सरल प्राणी जैसे स्पंज तथा सिलेंट्रेट बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य से काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। एक अन्य शरीर द्रव लसिका भी कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। इस अध्याय में आप रुधिर एवं लसिका ऊतक द्रव्य के संगठन एवं गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रुधिर के परिसंचरण को भी समझाया गया है। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी रुधिर। रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव्य, अधात्री, मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मा। प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। प्रद्रव्य में 90 से 92% जल, 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन हैं। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त में थक्का बनाने या स्कंदन में होती है। ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्ब्यूमिन का उपयोग प्राशरीरी संतुलन के लिए होता है। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन जैसे Na+, कैल्शियम ++, मैग्नीशियम ++, SCO3 तथा Cl- इत्यादि पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन के अनेक कारक प्रद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। संगठित पदार्थ लाल रुधिर कणिकाएँ, इरिथ्रोसाइट, श्वेताण, ल्यूकोसाइट तथा पट्टिकाण प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं और ये रक्त में लगभग 45% भाग बनाते हैं। इरिथ्रोसाइट रक्ताणु या लाल रुधिर कणिकाएँ अन्य सभी कोशिकाओं की संख्या में अधिक होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में कणिकाएँ लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन मिमी रक्त में या 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिमी होता है। यहाँ पर यह गलत लिखा हुआ है, 50 लाख से 55 लाख प्रति घन होती हैं, जो 5 या से 5.5 मिलियन प्रति घन होती हैं। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएँ लाल मज्जा में बनती हैं। अधिकतर स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होते हैं तथा इनकी आकृति उभयोत्तल बाईकंक्य होती है। इनका लाल रंग लोहयुक्त वर्णक जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस पदार्थों के श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इनका विनाश पीलिया लाल रक्त कणिका का कब्रिस्तान पीलिया कहा जाता है। ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएँ भी कहते हैं। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम, औसतन 6 से 8 हज़ार प्रति घन मिमी रक्त होता है। सामान्यतः ये कम समय तक जीवित रहती हैं। इनको 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, कणिकाण न्यूक्लियोसाइड तथा अकणक कणिकाण या ग्रेन्युलोसाइट। न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स व बेसोफिल्स कणिकाणुओं के प्रकार हैं, जबकि लिम्फोसाइट, मोनोसाइट अकणिका कोशिका हैं। श्वेत रुधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल की संख्या में बहुत अधिक, लगभग 60 से 65%। बेसोफिल की संख्या 0.5 से 1% होती है। हमें रक्त में संगठित पदार्थ के चित्र दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट चित्र RBC का दिया हुआ है, फिर प्लेटलेट्स, फिर एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, फिर मोनोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल्स तथा मोनोसाइट।
6 से 8% भक्षाण कोशिका होती हैं। न्यूट्रोफिल्स तथा मोनोसाइट भक्षाण कोशिकाएं जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती हैं। बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन आदि का स्राव करती हैं तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती हैं। एसिनोफिल्स 2 से 3% संक्रमण से बचाव करती हैं तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती हैं। लिम्फोसाइट 20 से 25% मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। बी तथा टी। बी और टी दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट शरीर के प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। पट्टिकाण प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये मेगाकैरियोसाइट अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से बनती हैं। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख तक प्रति घन मिमी होती हैं। प्लेटलेट कई प्रकार के पदार्थों का स्राव करती हैं जिनकी अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने स्कंदन में सहायक हैं। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन जमाव में विकृति हो जाती है तथा शरीर में अधिक रक्त का स्राव हो जाता है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में भिन्न होता है। रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया गया है। इसमें से मुख्य समूह एबीओ तथा आरएच उपयोग पूरे विश्व में होता है। एबीओ रक्त समूह। एबीओ समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर प्रतिजन या एंटीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। एंटीजन ए और बी जो प्रतिरक्षा क्रिया को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में 2 प्रकार की प्राकृतिक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी शरीर प्रतिरोध मिलते हैं। प्रतिरक्षी में वे प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। 4 समूहों ए बी और ओ में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हैं जिसे तालिका में दर्शाया गया है। रक्त समूह तथा रक्तदाता सुयोग सारणी। रक्त समूह ए जिसमें लाल रुधिर कणिकाओं का प्रतिजन ए तथा प्लाज्मा में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बी तथा रक्त समूह ए और ओ से रक्त ले सकते हैं। रक्त समूह बी इनके लाल रुधिर कणिकाओं में प्रतिजन बी, प्लाज्मा प्रतिरक्षी एंटी ए। रक्त समूह बी और ओ से रक्त ले सकते हैं। रक्त समूह ए बी लाल रुधिर कणिकाओं में प्रतिजन ए बी, एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रतिरक्षी इनके अनुपस्थित होती है। ये ए बी और ओ चारों ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकते हैं। रक्त समूह ओ इसमें लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं तथा एंटी ए और बी होते हैं। ये केवल रक्त समूह ओ से ही ब्लड ले सकते हैं। दाता एवं ग्राही अदाता के रक्त समूहों में रक्त चढ़ाने से पहले सावधानीपूर्वक मिलान कर लेना चाहिए जिससे रक्त स्कंदन एवं आरबीसी के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियां हों। दाता संयोज डोनर कंपेटिटिव तालिका दर्शाई गई है। उपरोक्त तालिका में स्पष्ट है कि रक्त ओ एक सर्वदाता है जो सभी समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है। रक्त समूह ए बी सर्वअदाता ग्राही जो सभी प्रकार के रक्त ले सकता है। आरएच समूह। आरएच एक अन्य प्रतिजन एंटीजन आरएच है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है तथा यह आरएच एंटीजन रीसस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान होता है। ऐसे व्यक्ति जो जिसमें आरएच एंटीजन होता है को आरएच पॉजिटिव और जिसमें यह नहीं होता उसे आरएच हीन या आरएच निगेटिव कहते हैं। आरएच रहित निगेटिव के व्यक्ति को रक्त को आरएच सहित पॉजिटिव वाले व्यक्ति के साथ मिलाया जाता है तो रक्त में आरएच प्रतिजन आरएच निगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाती हैं। अतः रक्त आदान प्रदान से पहले आरएच समूह को मिलान अभी आवश्यक है। एक विशेष प्रकार की आरएच आयोग को एक गर्भवती आरएच निगेटिव माता उसके घर में पल रहे भ्रूण आरएच पॉजिटिव के बीच पाई जाती है। अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का आरएच एंटीजन सगर्भता में माता के आरएच निगेटिव के प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के आरएच निगेटिव रक्त के शिशु के आरएच पॉजिटिव के संपर्क में आने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में माता के शरीर रक्त में आरएच प्रतिरक्षी बनाना प्रारंभ हो जाता है। प्रतिरोध में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती हैं। यदि परिवर्ती गर्भावस्था होती है तो आरएच रक्त में आरएच निगेटिव भ्रूण के रक्त आरएच पॉजिटिव में आरएच प्रतिरक्षी का रिसाव हो सकता है। इससे भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो सकती हैं। यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकती हैं। उससे रक्त अल्पता, खून की कमी और पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा में को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद आरएच प्रतिरक्षी का उपयोग किया जाना चाहिए।
रक्त स्कंदन, रक्त का जमाव। किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त बहने से रोकती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आपने किसी चोट, घात या घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल रंग व भूरे रंग के झाग सा अवश्य देखा होगा। यह रक्त का स्कंदन या थक्का है, जो मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। इस जाल में मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे होते हैं। फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती हैं। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइमी प्रतिक्रिया की श्रृंखला सोपान प्रकरण से बनता है। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे रक्त की प्रतिक्रिया शुरू होती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं, जो स्कंदन का प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया को कैल्शियम आयन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लसिका या ऊतक द्रव। रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है, तब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त में जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं के बाहर निकल जाते हैं। इस तरल अंतराली द्रव या ऊतक द्रव कहते हैं। इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ एवं गैसों के आदान प्रदान इस द्रव में होता है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल, जो लसिका तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है, इस द्रव को एकत्र कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ता है। लसिका तंत्र की उपस्थिति या द्रव तरल को लसिका कहते हैं। लसिका एक रंगहीन द्रव है, जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं। लिम्फोसाइट शरीर में प्रतिरक्षण क्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि संवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आंत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। परिसंचरण पथ। परिसंचरण दो तरह का होता है, जो खुला एवं बंद होता है। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा, संधिपाद तथा मोलस्का में पाया जाता है, जिससे हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो कि रक्त स्थान कोटरों में खुलता है। एक कोटर वस्तुतः देह गुहा होती है। एनेलिडा तथा कशेरुकी में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिससे हृदय में रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों के जाल में होता है। इस तरह का रक्त परिसंचरण पथ ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें रक्त का प्रवाह आसानी से नियमित किया जाता है। सभी कशेरुकी में कक्षों का बना हुआ पेशी हृदय होता है। मछलियों में दो कक्षीय हृदय होता है, जिसमें एक अलिंद तथा एक निलय होता है। उभयचरों का सरीसृपों, रेप्टाइल्स तथा का मगरमच्छ को छोड़कर तीन कक्षों का बना होता है, जिससे दो अलिंद, एक निलय, जबकि मगरमच्छ, पक्षियों, स्तनधारी में हृदय चार कक्षों का बना होता है, जिसमें दो अलिंद दो निलय होते हैं। मछलियों के हृदय में बिऑक्सी जनित रुधिर बाहर को पंप करता है, जो कुलोम द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। वहां से बिऑक्सीजनित रक्त हृदय में वापस आता है। इस प्रक्रिया को एकल परिसंचरण कहते हैं। उभयचरों व सरीसृपों में बायां अलिंद कुलोम फेफड़ों त्वचा से ऑक्सीजनित युक्त रक्त प्राप्त कर दाहिना अलिंद शरीर के दूसरे भागों में बिऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, लेकिन वे रक्त को निलय से मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करते हैं। इस क्रिया में अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। पक्षियों एवं स्तनधारियों में ऑक्सीजनित बिऑक्सीजनित रक्त क्रमशः बाएं व दाएं अलिंदों में आता है, जहां से वह उसी क्रम में दाएं एवं बाएं निलयों में जाता है। निलय बिना रक्त को मिलाए इन्हें पंप करता है। अर्थात दो तरह का परिसंचरण पथ इन प्राणियों में मिलते हैं तथा इन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब हम मानव के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे। मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र, जिसे रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कक्षों से बना पेशी हृदय शाखित बंद रक्तवाहिकाओं का एक जाल, रक्त एवं तरल समाहित होता है। रक्त इनमें बहने वाला एक तरल है, जिसके बारे में आप विस्तृत रूप से अध्ययन पूर्ववर्ती पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। हृदय की उत्पत्ति मध्यजन मेसोडर्म से होती है तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है। यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह एक दोहरी भित्ति की झिल्ली में थैली हृदय आवरणी द्वारा सुरक्षित होता है। इस हृदय आवरणी द्रव पाया जाता है। हृदय
में 4 कक्ष होते हैं, जिनमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर को पाए जाते हैं, जिन्हें अलिंद अट्रिया कहते हैं, तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें निलय वेंट्रिकल कहते हैं। एक पतली पेशीय भित्त, जिसे अंतर अलिंदी पट कहते हैं, दाएं एवं बाएं अलिंद को अलग करती है, जबकि एक मोटी भित्त, जिसे अंतर निलयी पट कहते हैं, जो बाएं एवं दाएं निलय को अलग करती है। चित्र 5.2 अपनी अपनी ओर अलिंद एवं निलय एक मोटे रेशीय ऊतक, जिसे अलिंद निलय पट द्वारा पृथक रहते हैं। हालांकि इन पटों में एक एक छिद्र होता है, जो एक ओर के दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने अलिंद और दाहिने निलय के रंध्र में 3 पेशी पल्लों या वलनों से फ्लैप या कैप्स से युक्त एक वाल्व पाया जाता है। इसे ट्राइकस्पिड त्रिवलनी कपाट या वाल्व कहते हैं। बाएं अलिंद तथा बाएं निलय के रंध्र निकास पर एक द्विवलनी कपाट मिट्रल कपाट पाया जाता है। दाएं एवं बाएं निलय में निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी निकास द्वारा अर्धचंद्राकार कपाट का सेमील्यूनर वाल्व से युक्त रहता है। हृदय के कपाट रुधिर को एक दिशा में ही जाने देते हैं, अर्थात अलिंद से निलय तथा निलय से फुफ्फुस धमनी या महाधमनी कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। यह हृदय पेशियों से बना होता है। निलयों की भित्ति अलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। एक विशेष प्रकार के हृदय पेशीनाश, जिसे नोडल ऊतक कहते हैं, भी हृदय में पाया जाता है। इस ऊतक का एक धब्बा दाहिने अलिंद के दाहिनी ऊपरी कोने में स्थित रहता है, जिसे शिरालिंदी पर साइनो आर्टेरियल नोड SAN कहते हैं। इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने अलिंद में नीचे के कोने पर अलिंद निलयी पट्टी के पास स्थित होता है, जिसे अलिंद निलयी पर्व आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड AVN कहते हैं। नोडल ग्रंथिल रेशों का एक बंडल, जिसे अलिंद निलय बंडल या AV बंडल भी कहते हैं, अंतर निलय पट्ट के ऊपरी भाग में अलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होता है तथा शीघ्र ही दाईं एवं बाईं शाखाओं में विभाजित होकर अंतर निलय पट्ट के साथ पश्चभाग में बढ़ता है। इन शाखाओं में संक्षिप्त रेशे निकलते हैं, जो पूरे निलयी पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैले रहते हैं। इसे पुरकेंजी तंतु कहते हैं। नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसे स्वउत्तेजनशील ऑटो एक्सोइटेबल कहते हैं। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। शिरा अलिंदी पर्व गांठ सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा करती है। यह 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करती है। हृदय का लयात्मक संकुचन रिदमिक कंट्रैक्शन का प्रारंभ करता है तथा बनाए रखता है, इसलिए इसे गति प्रेरक पेसमेकर कहते हैं। हमारी सामान्य हृदय स्पंदन दर 70 से 75 मिनट प्रति मिनट होती है। औसतन स्पंदन 72 स्पंदन प्रति मिनट। हृदय ये हमारा हार्ट दिया हुआ है, इसमें ऊपर वाली महाशिरा, फिर महाधमनी, दायां अलिंद, कोटर अलिंद गांठ, अंतर अलिंद निलयी गांठ, कार्डी टेंडनी, दाहिना निलय और ये फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शिराएं और बायां अलिंद, पुरकेंजी रेशे के साथ हिंज बंडल, बायां निलय, अंदर निलयी पट। तो हृदय चक्र, हृदय काम कैसे करता है, आओ हम जानें। क्रम में माना कि हृदय के 4 कक्ष शिथिल अवस्था में हैं, अर्थात हृदय अनुशीतलन अवस्था में है। इस समय त्रिवलन या द्विवलन कपाट खुले रहते हैं, जिससे रक्त फुफ्फुस शिरा तथा महाशिरा से क्रमशः बाएं तथा दाएं अलिंद से होता हुआ बाएं तथा दाएं निलय में पहुँचते हैं। अर्धचंद्र कपाटिका इस अवस्था में बंद रहती है। अब शिरा अलिंद पर्व क्रिया विभव पैदा करता है, जो दोनों अलिंदों को प्रेरित कर अलिंद प्रकुंचन पैदा करती है। इस क्रिया विभव से रक्त का प्रवाह निलय में लगभग 30% बढ़ जाता है। निलय की क्रिया विभव का संचलन अलिंद निलय पर्व अलिंद निलय बंडल द्वारा होता है, जहाँ हिंज के बंडल निलयी पेशीन्यास तक पहुँचता है। इसके कारण निलयी पेशियों में संकुचन अर्थात निलय प्रकुंचन। इस समय अलिंद विश्राम अवस्था में जाते हैं। इस अलिंद को अनुशीतलन कहते हैं, जो अलिंद प्रकुंचन के साथ साथ होता है। निलयी प्रकुंचन निलयी दाब बढ़ जाता है, जिससे त्रिवलनी व द्विवलनी कपाट बंद हो जाते हैं। अतः रक्त विपरीत दिशा अर्थात अलिंद में नहीं आता है। जैसे ही निलयी दाब बढ़ता है, अर्धचंद्र पट्टिकाएँ जो फुफ्फुसीय धमनी दाईं ओर तथा महाधमनी बाईं ओर पर स्थित होते हैं, खुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे रक्त के धमनियों से होता हुआ परिसंचरण मार्ग में चला जाता है। निलय में शिथिल हो जाते हैं, इसे निलयी अनुशीतलन कहते हैं। इस तरह निलय
का दाब कम हो जाता है, जिससे अर्धचंद्र कपाटिका बंद हो जाती है, जिससे रक्त का विपरीत प्रवाह निलय में नहीं होता है। निलयी दाब कम होता है। अलिंद में रक्त दाब अधिक होने के कारण द्विवल्नी कपाट खुल जाते हैं। इस तरह सिराओं में आए रक्त का प्रवाह अलिंद से पुनः निलय में शुरू हो जाता है। निलय तथा अलिंद एक बार पुनः, जैसा कि ऊपर लिखा गया, शिथिलावस्था में चले जाते हैं। सिरा अलिंदी पर कोटर गांठ पुनः क्रिया विभव पैदा करती है तथा उपरोक्त वर्णित से सारी क्रिया दोहराती है, जिससे यह प्रक्रिया चलती रहती है। हृदय स्पंदन आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ एक संपूर्ण हृदय स्पंदन होने के बीच घटनाक्रम को हृदय चक्र कहते हैं तथा इस क्रिया में दोनों अलिंदों तथा दोनों निलयों का प्रकुंचन अनुशीतलन सम्मिलित होता है। जैसे कि ऊपर वर्णित किया जा चुका है कि हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। इससे एक चक्र का समय 0.8 सेकंड निकाला जा सकता है। प्रत्येक हृदय चक्र में निलय 70 ml रक्त को पंप करता है, जिसे प्रवाह आयतन कहते हैं। प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुणा करने पर हृदय निकास निकलता है। इसलिए हृदय निकास प्रत्येक निलय द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता है, जो एक स्वस्थ मात्रा में औसतन 5000 ml से लेकर 5 लीटर होती है। हम प्रवाह आयतन तथा हृदय के दर को बदलने की क्षमता रखते हैं। हृदय निकास भी बदलता है। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ियों धावकों के हृदय निकास सामान्यतः मनुष्य से अधिक होता है। हृदय चक्र के दौरान 2 महत्वपूर्ण ध्वनियाँ स्टेथोस्कोप से सुनी जाती हैं। प्रथम ध्वनि लब त्रिवलनी तथा द्विवलनी कपाट के बंद होने से संबंधित है, जबकि दूसरी डब अर्धचंद्रा कपाट के बंद होने से संबंधित है। इन दोनों ध्वनियों का चिकित्सीय निदान बहुत महत्व है। विद्युत हृदय लेख या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आप शायद अस्पताल में टेलीविज़न के दृश्य से चिर परिचित होंगे। जब कोई बीमार व्यक्ति को हृदयघात के कारण निगरानी मशीन मॉनिटरिंग मशीन पर रखा जाता है, तब आप पी और पी की आवाज़ सुन सकते हैं। इस तरह मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग विद्युत हृदय लेख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसा कि चित्र 15.3 में दिखाया गया है। ECG हृदय के हृदयी चक्र की विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण बीमार व्यक्ति के मानक ECG से प्राप्त करने के लिए मशीन को रोगी की 3 विद्युतीय लीड दोनों कलाइयों तथा बाईं ओर की एड़ी में जोड़कर लगातार निगरानी प्राप्त कर सकते हैं। हृदय क्रियाओं के विस्तृत मूल्यांकन के लिए कई तारों लीड्स को सीने से जोड़ा जाता है। यहाँ हम केवल मानक ECG के बारे में बताएंगे। ECG के प्रत्येक चरमोत्कर्ष को P से T तक दर्शाया जाता है। हृदय की विशेष विद्युत क्रियाकलापों को प्रदर्शित करता है। P तरंग को अलिंद के उद्दीपन विध्रुवण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे दोनों अलिंदों का संकुचन होता है। QRS सम्मिश्र निलय के अध्रुवण को प्रस्तुत करता है, जो निलय के संकुचन को शुरू करता है। संकुचन Q तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है, जो प्रकुंचन सिस्टोल की शुरुआत का द्योतक है। T तरंग निलय का उत्तेजन से सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। T तरंग का अंत प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का द्योतक है। स्पष्टता एक निश्चित समय QRS सम्मिश्र की संख्या गिनने पर एक मनुष्य के हृदय स्पंदन दर निकाली जा सकती है। यद्यपि तरह तरह के व्यक्तियों की ECG की संरचना एवं आकृति समान होती है, आकृति में कोई परिवर्तन किसी संभावित असामान्यता अथवा बीमारी को इंगित करती है, अतः यह इसकी चिकित्सीय महत्ता बहुत ज़्यादा है। द्विपरिसंचरण या डबल सर्कुलेशन। रक्त अनिवार्य रूप से एक निर्धारित मार्ग रक्तवाहिनियों, धमनी एवं सिराओं में बहता है। मूल रूप से प्रत्येक धमनी सिरा 3 परतें, अंदर की परत सल्की अंतराच्छादित ऊतक, अंतः स्तरकंचुक तथा चिकनी पेशियों एवं लचीले रेशों से युक्त मध्य कंचुक एवं कोलेजन रेशे से युक्त रेशेदार संयोजी ऊतक बाह्य कंचुक। सिराओं में मध्य कंचुक अपेक्षाकृत पतला होता है। जैसा कि आप पहले बताया जा चुका है कि दाहिने निलय द्वारा पंप किया गया रक्त फुफ्फुसीय धमनियों में जाता है, जबकि बाएं निलय से रक्त महाधमनियों में जाता है। ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त होकर फुफ्फुस सिराओं में होता हुआ बाह्य अलिंद में होता है। यह संचरण पथ फुफ्फुस संचरण कहलाता है। ऑक्सीजनित रक्त महाधमनी से होता हुआ धमनी कोशिकाओं कैपिलरीज से होता हुआ ऊतकों तक जाता है। वहाँ से ऑक्सीजन रहित होकर सिराओं महासिराओं से होता हुआ दाहिने अलिंद में आता है। यह एक क्रमबद्ध परिसंचरण है। यह क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा अन्य जरूरी पदार्थ
को ऊतक तक पहुंचाता है तथा वहां के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा एक हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ऊतकों से दूर ले जाता है। यह एक अनूठी संवहनी संबंधता आहार नाल तथा यकृत के बीच उपस्थित है, जिसे यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। यकृत निवाहिका सिरा रक्त को इसके पहले की क्रमबद्ध परिसंचरण आंत से यकृत तक पहुंचाती है। हमारे शरीर में एक विशेष हृदय परिसंचरण तक कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है, जो रक्त को सिर्फ हृदय पेशी न्यास तक ले जाता है तथा वापस लाता है। मानव रक्त परिसंचरण का आरेखीय निरूपण दिया गया है। धमनी जो होती है वो अंदर से पतली होती है और बाहर से मोटी, और जो सिरा है वो अंदर से मोटी होती है और बाहर से पतली। हृदय क्रिया का नियमन। हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन अंतरिम होता है, अर्थात विशेष पेशी ऊतक नोडल ऊतक द्वारा स्राव नियमित होता है। इसलिए हृदय को पेशी जनक मायोजेनिक कहते हैं। मेडुला ऑब्लिगाटा में विशेष तंत्रिका केंद्र स्वतः तंत्रिका के द्वारा हृदय की क्रियाओं को संयमित कर सकते हैं। अनुकंपीय तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रिका संकेत हृदय के स्पंदन को बढ़ा देते हैं, निलय संकुचन को सुदृढ़ बनाते हैं, अतः हृदय निकास बढ़ जाता है। दूसरी तरफ परानुकंपी तंत्रिका संकेत जो स्वचालित तंत्रिका केंद्र का हिस्सा है, हृदय स्पंदन एवं क्रिया विभव के संवहन गति को कम करते हैं तथा हृदय निकास को कम करते हैं। अधिवरक अवस्था एड्रिनल का हार्मोन भी हृदय निकास को बढ़ा देता है। परिसंचरण की विकृतियाँ। उच्च रक्तचाप अति तनाव रक्तचाप की वह अवस्था है जिसमें रक्तचाप सामान्य 120 से 80 से अधिक होता है। इस मानदंड में 120 mmHg मिलीमीटर मरकरी दबाव में प्रकुंचन या पंपिंग दाब 80 mmHg को अनुशीतलन विराम कला सहज रक्तदाब कहते हैं। यदि किसी का रक्तदाब बार बार मापने पर भी 140 या 90 से या उससे अधिक आता है तो अति तनाव प्रदर्शित करता है। उच्च रक्तचाप हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क, वृक्कों तथा अन्य अंगों को प्रभावित करता है। हृदय धमनी रोग CAD-CAD। हृदय धमनी बीमारी या रोग प्रायः एरिथ्रोसाइक्लेरोसिस के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसमें हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिकाएं प्रभावित होती हैं। यह बीमारी धमनी के अंदर कैल्शियम, वसा तथा अन्य रेशीय ऊतकों को जमा होने से होता है, जिससे धमनी की अवकाशिका सक्रिय हो जाती है। हृदय सूल एंजाइना। इसके एंजाइना पेक्टोरिस हृदय सूल पेक्टोरिस भी कहते हैं। हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तब सीने में दर्द और पीड़ा होता है। एंजाइना हृदय सूल की पहचान है। हृदय सूल स्त्री दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था या वृद्धावस्था में सामान्यतः होता है। यह अवस्था रक्त बहाव को प्रभावित होने से होती है। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर। हृदयपात वह अवस्था जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता है। इसको कभी कभी संकुलित हृदयपात भी कहते हैं, क्योंकि फुफ्फुस का संतुलन हो जाना भी उस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। हृदयपात ठीक हृदयघात के बाद नहीं होता है, जहाँ हृदयघात में हृदय को धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात में हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाता है। पर्याप्त हो जाने से यकायक क्षति पहुंचती है। हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया है। और आप लोग लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही नए नए रोज़ वीडियो लाते रहें, और नोटिफिकेशन ऑन कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए।